हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट को आगे उसकी कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट कवर अप हो जाए, और जो 3 वीडियो ऑलरेडी हम एडजस्टमेंट की डाल चुके हैं, मैं वो भी रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि वो सारी आप और देख लीजिए। हम टोटल अब तक 18 एडजस्टमेंट आपको समझा चुके हैं, वो पहले समझ लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जे भी आने वाली है, लेकिन ये थोड़ी सी टफ क्वेश्चंस में आती हैं जो अब करेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे अबनॉर्मल लॉस की। अब अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो लॉस होना जरूरी नहीं था लेकिन हो गया, किसी एक्सीडेंट वजह से, किसी फायर से, मतलब किसी भी इन ट्रांजिट हो गया या फिर गोडाउन में हो गया, कोई ऐसा लॉस जो होना जरूरी नहीं होता, इतना लॉस होना ही होना है, तो उसके अलावा अगर हमारा लॉस हो जाए उसे हम अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। सपोज जैसे आपका अगर सीमेंट का काम है, तो सीमेंट जो है वो उसका नॉर्मल लॉस तो कुछ ना कुछ होना ही होता है। एक बोरी से 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी है, वो उतना लॉस तो नॉर्मल एक है ही ना, कि इतना तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, वो निकलना ही है। सीमेंट सीमेंट अपनी बोरी से बाहर निकलता रहता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर सीमेंट से भरा ट्रक, उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और सारे का सारा स्टॉक या फिर 50% स्टॉक जो है रोड पर आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होने से वो लॉस कौन सा हो गया? वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। ओके, नॉर्मल लॉस तो जो ट्रैवलिंग में होना था वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो अबनॉर्मल है वो बाय एक्सीडेंट, बाय एक्ट ऑफ नेचर या गॉड, उसके साथ होता है, ठीक है। लॉस जो गुड्स का है वो आपको दिया होगा एडजस्टमेंट में। वो दो तरीके का हो सकता है, एक लॉस ऑफ गुड्स हो सकता है, दूसरा हो सकता है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। केस दोनों में सेम ही है। अगर तो एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एसेट लॉस ऑफ एसेट हो जाएगा, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं बाय एक्सीडेंट तो लॉस ऑफ गुड्स हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स का ट्रीटमेंट हम करेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मीन परचेज से ही सब्ट्रैक्ट कर देना अमाउंट को, और जो लॉस बाय एक्सीडेंट है वो हम P&L में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। और इसको हम क्या करेंगे, जो परचेजेस से ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से जो लेस हो जाएगा अमाउंट, और हमारा P&L में जाएगा साथ में टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय डैमेज, कुछ भी जो भी लॉस आपको दिया हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, वो भी सारा लॉस जो है वो हम जाएगा P&L में, हमारा खर्चा बन जाएगा वहां पर। ओके, इसके साथ एक और भी चीज है, जैसे सपोज अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है इन ट्रांजिट की, तो अगर आपको फुल क्लेम मिल जाता तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। तो आपकी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो आप लिख लोगे, लॉस नहीं ट्रांसफर करोगे, आप लिख लोगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। मीन्स जे फिर P&L में नहीं जाएगा, फिर जे जाएगा बैलेंस शीट में। P&L में ऐसे लॉस नहीं जाएगा क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं, हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हुई, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे दिए, मीन्स हमारे पास जितने पैसे हमने खर्च किए थे उतने पैसे वापस आ गए। तो उस केस में हम, अगर तो पैसे आ गए तो कैश में ऐड हो जाएंगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्लेम एडमिट किया है, पे नहीं किया, अगर पे किया होता तो कैश में ऐड हो जाता, अगर एडमिट किया है तो हम उसको रिसीवेबल में लिख लेंगे, ठीक है। एसेट साइड नोट करोगे आप बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड रुपीज जितने भी है, ठीक है। चौथा केस इसका हो सकता है कि आपको जो क्लेम है वो 50% मिला, 70% मिला या 90% मिला, मींस कुछ पोर्शन ऑफ लॉस का अभी भी आपको लॉस वेयर करना पड़ा है, कुछ पोर्शन आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया। तो उस टाइप में जो एंट्री बनेगी उसका ट्रीटमेंट 3 जगह होगा, ट्रेडिंग में भी होगा, P&L में भी होगा और बैलेंस शीट में भी होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप परचेजेस से फुल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे जितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप वो अमाउंट डालोगे जो फर्म को लॉस हुआ है। मींस अगर सपोज 10,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि मैं 70% ही क्लेम पे कर सकती हूँ, 70% क्लेम करने को, पे करने को उन्होंने एडमिट कर लिया, तो आपका 7,000 रुपीज क्लेम मिल जाएगा। तो 3,000 तो आपका लॉस हो ही गया ना,
तो 3000 जो लॉस हुआ है वो आप डालोगे P&L में, वो आप लिखोगे टू लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, कुछ भी जो भी लॉस हुआ, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपका अमाउंट जाएगा जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, वो जाएगा 7000 बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट। वो हमारा एसेट क्रिएट हो जाएगा, हमें फ्यूचर में उससे पैसे मिलने हैं। तो जिस चीज से भी हमें फ्यूचर से रेवेन्यू जनरेट होना है, जब पैसा मिलना है, कुछ बेनिफिट मिलना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट। तो उसका ट्रीटमेंट भी हम एसेट में ही करेंगे। क्लियर। अब इसकी इलस्ट्रेशन एक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास परचेजेस दी हुई हैं 1 लाख की, और एडजस्टमेंट दी हुई है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट ₹10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। अब ट्रायल में परचेजेस दी हुई हैं और एक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है गुड्स के डिस्ट्रॉय हो गए बाय एक्सीडेंट, तो हमें जो 10,000 की गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हुई हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया हुआ 6,000 का। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पर पे करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखिए टू परचेजेस 1 लाख लेस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट 10,000, आपकी नेट परचेज आ गई कितनी, 90,000। तो आगे हम पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप वो अमाउंट डालेंगे जो आपको क्लेम नहीं मिला, जिस अमाउंट का टोटल 10,000 की गुड्स का लॉस हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 हमें देने को प्रॉमिस कर दिया, एडमिट कर लिया कि इतना हम दे देंगे। तो 4,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। 10,000 माइनस 6,000, तो 4,000 का हमारा लॉस हो रहा है, उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखिए टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सीडेंट, कितना, 4,000। और लास्ट में हमारी बन जाएगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट, कितना आ गया, वो 6,000 एसेट साइड। क्लियर। अब सेम वे सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका। अगर लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट हो और फिक्स्ड एसेट का लॉस हो रहा है, तो तब क्या करना है, तब हमने परचेजेस नहीं लेस करनी, तो हमने एसेट लेस करना है। तो उसकी जनरेटरी क्या बन जाएगी हमारी, लॉस बाय एन एक्सीडेंट, लॉस बाय एन फायर, जो भी कोई भी लॉस का नाम है, लॉस बाय डैश अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है उसको हमने क्रेडिट कर देना है। ओके। लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय डैश अकाउंट। इसमें भी सेम ही केस है, अगर हमारा प्रोडक्ट इंश्योर्ड है तो हमें क्लेम मिलेगा, फुल भी मिल सकता है, पार्शली भी मिल सकता है। फुल मिलता है तो हम लॉस की एंट्री जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो क्लेम में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें फुल पार्शली मिलता है तो लॉस जितना है वो लॉस में रखेंगे, और पार्शली जितना क्लेम मिला वो क्लेम में ट्रांसफर कर लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट डैश, जो भी है। ओके। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो P&L और बैलेंस शीट में ही होने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाना एसेट का। ओके। चलिए मैं इसकी इलस्ट्रेशन से आपको समझा देता हूं कैसे ट्रीटमेंट इसका होगा। हमारे पास एसेट्स दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 10 लाख का, और न्यू फर्नीचर परचेज किया था हमने 1 लाख का, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है न्यू फर्नीचर परचेज 1 लाख बट ड्यू टू एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय ऑल फर्नीचर, और लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी एडमिट टू पे 90% ऑफ द क्लेम अमाउंट। अब इसमें क्या है, हमारे पास 1 लाख का हमने फर्नीचर परचेज किया है, वो हमारा लॉस हो चुका है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो हमें क्लेम मिला है कितना, 90%, मीन्स 90,000 का हमें क्लेम मिल गया, 10,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस केस में हमारे पास क्या है, जी परचेज हुआ था एसेट, लेकिन हमने परचेज डाली हुई है अपनी, ऑर्डर लगा था, इन ट्रांजिट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है सारा। तो फर्नीचर में तो एसेट इंक्लूड था, और अब क्या हो रहा है वो हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम P&L बना लेते हैं, और प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो लॉस हुआ है ड्यू टू एक्सीडेंट वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लिखिए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फर्नीचर लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, कितना है, 10,000। ओके। सेकंड ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में फर्नीचर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्लेम अकाउंट के क्रिएट कर लेंगे। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखिए पहले, कितना है हमारे पास, 10 लाख, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टोटल अमाउंट ऑफ फर्नीचर जो डिस्ट्रॉय हो चुका है 1 लाख। ओके। तो 10 लाख माइनस 1 लाख, हमारे पास फर्नीचर बच गया 9 लाख का, और एक लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट 90,000,
दोनों ट्रीटमेंट हो चुके ना, क्लियर। थोड़ा सा चेंज है बस, वो गुड्स था वो परचेज से हम डील करते थे, ये हमारा एसेट है तो एसेट में से सब्ट्रैक्ट करके और क्लेम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अमाउंट जरूर फिर ध्यान रखना, क्लेम जितने का मिला है उतना लेस होना है और फर्नीचर से सब्ट्रैक्ट होना जितने का टोटल फर्नीचर डैमेज हो चुका है। लॉस का अमाउंट नहीं आपने करना लेस, टोटल अमाउंट लेस करना है, लॉस आपने डाल देना है P&L में। ओके, सो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपनी 20th एडजस्टमेंट, जिसका नाम है कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो लायबिलिटी इन फ्यूचर हो सकती है लेकिन अभी है नहीं। कंटीजेंसी है कि जे हमें इतना पैसा इन फ्यूचर देना पड़ सकता है। सबसे जो इजी एग्जांपल है वो ये है कि अगर हमने BR है जो हमारा, वो डिस्काउंट करवा के रखा हुआ है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। अगर वो हम कंटीजेंसी रख सकते हैं कि इन फ्यूचर एट अ डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब BR मेच्योर होना है, वो अगर जो हमारा ड्राई है वो बिल नहीं पे कर पाया तो हमें पैसे बैंक को देने पड़ेंगे, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाती है। ओके, अगर आपको ऐसी कोई एडजस्टमेंट आती है कि BR डिस्काउंटेड है लेकिन अभी उसका कुछ नहीं पता कि वो मेच्योर होना है या नहीं होना है, तो आपने कुछ नहीं करना। कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी आपको आती है, मतलब जो फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है लेकिन जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें पे करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती। अगर तो ड्राई ने पेमेंट कर दी तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी, अगर ड्राई ने पेमेंट नहीं की मेच्योरिटी पे तो हमारी लायबिलिटी बन सकती है, तो तभी हमें पे करनी है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी में आपने कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना, जस्ट बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखना है, नोट की फॉर्म में, कि इतनी लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, स्टेटेड ओनली नोट, सिंपल सा नोट लिखना है बैलेंस शीट के नीचे, आउटसाइड द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के बीच में लिखना, नीचे लिखना है। ओके, लायबिलिटीज अगर मैं बोलूं तो कोर्ट केस की भी हो सकती है कि अगर कोर्ट में हम केस जीत गए तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कि हार गए तो वो भी देने पड़ सकते हैं। ऐसे BR है, मतलब जो कंटीजेंट है जिसमें हमें फ्यूचर में पैसे देने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 21st जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब हमने मैनेजर रखा हुआ है, उसको एक कमीशन देना है, उसको हमने प्रॉफिट का शेयर दे दिया कि अगर आप प्रॉफिट इतना जनरेट करोगे तो मैं उस पर आपको इतना कमीशन दूंगा, 10, 12, 20, 25, 50 जो भी परसेंटेज हमने डिसाइड कर ली, वो होता है नेट प्रॉफिट पर कमीशन। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको कमीशन मिलेगा, अगर लॉस होगा तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसके दो मेथड होते हैं, आपको दोनों में अलग अलग समझा देता हूं। पहला मेथड होता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है उस पे देना है। ठीक है, दूसरा होता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मींस इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आने वाला है उसका देना है। ओके, बिफोर वाला तो सिंपल है, मीन जितना प्रॉफिट आया उस पर 10% या फिर 20 जितनी परसेंटेज है वो लगा के आपने डाल देना है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, P&L में जाएगा। ओके, और दूसरी हमारी एडजस्टमेंट कर जाएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने पे नहीं किया, अगर पे किया तो कैश में से सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर पे नहीं किया तो हम आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन की लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रीटमेंट इजी है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ट्रीट करना है, बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी ट्रीट करना है। अब सपोज आपके पास नेट प्रॉफिट है जो बिफोर चार्जिंग आप बोल रहा है, आपके पास नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया सारे क्वेश्चन का, आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया वो निकल के आ गया 44,000, और आपको जो कमीशन बोला गया वो बोला 10% कैलकुलेट करो। तो आपने जो बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना है वो तो सिंपल है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, उसमें आपने क्या करना है 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% कर दिया तो आपका कितना आ गया 4400 कमीशन आ जाएगा। क्लियर। लेकिन इन केस जिसमें आपको बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसमें क्या करोगे आप, उसमें फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 100 प्लस रेट, जितना भी रेट हो। ओके, so 44,000 multiply by 10 divided by 100 plus 10। ओके, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, नीचे हमारा 11 आ गया, 10 से जो काट दिया तो 11 डिवाइड करेंगे 11 से 44,000 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 4,000। तो कमीशन हमारा कितना बन गया 4,000, ये है आफ्टर चार्जिंग। मींस अब जो ये कमीशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा
उस पे आप सीधा डिडक्ट कर सकते हो। कमीशन डिडक्ट करने के बाद वाले प्रॉफिट पर हमने ये कैलकुलेट किया है। जैसे अब कमीशन माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बन गया, 40,000। 40,000 का 10% कितना है, 4,000। सिंपल, ठीक है, समझ लगी ना। कुछ नहीं करना, अब इसको जाके आपने डाल देना पी एंड एल में, लिख देना टू मैनेजर कमीशन जितना अमाउंट बना वो, और बैलेंस शीट में आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जितना अमाउंट है वो। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास 22nd, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस केस में क्या होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रूटीन बेस पे हमारे खर्चे होने हैं और हम एक साल में उसको क्लेम करते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने 5-6 साल यूज करने होते हैं, वो हम डालते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, अगर मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल दूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे हैं सैलरीज, रेंट, वेजेस, सारे जो एक्सपेंडिचर हम ट्रीट करते हैं ऑपरेशनल के लिए वो सारे के हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। फ्रेट, कॉटेज, परचेज से परचेज, सारा कुछ क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल दें वो है परचेज ऑफ लैंड, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एनीथिंग मीन्स एसेट क्रिएशन को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट हो रहा है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पर है वेजेस, आपको ये एडजस्टमेंट आने वाली है बहुत बार। वैसे वेजेस इंक्लूड 10,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। अब नई मशीन हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पर हमने अपनी ही लेबर लगा दी इंस्टॉल करने के लिए, तो वो वेजेस तो हमने पे किए ना बिजनेस ने, लेकिन वो किए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के हैं। तो जब मशीन की इंस्टॉलेशन तक के खर्चे एसेट क्यों जाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। ओके, अब इस एडजस्टमेंट में क्या हुआ, मशीन हमने इंस्टॉल की है, जो 10,000 वेजेस हमने कर दिए, बाय मिस्टेकली कर दिए वो वेजेस अकाउंट में डेबिट, लेकिन वो वेजेस में नहीं होने थे, वो मशीनरी अकाउंट में होने थे। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, वेजेस से 10,000 को निकालना है और मशीन में 10,000 को डालना है। तो कैसे होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट जो मशीन के लिए यूज हुए हैं। तो क्या लिखेंगे, टू वेजेस, जितने भी हमारे वेजेस गिवन हो, सब्ट्रैक्ट करना है वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वो कितने, 10,000। सपोज आपने ट्रायल बैलेंस में वेजेस आपके थे 1 लाख, 1 लाख से माइनस किया 10,000, आपके पास कितने आ गए, 90,000 नेट वेजेस। सपोज ट्रायल बैलेंस में आपको मशीनरी की वैल्यूएशन दी हुई है 9,90,000। तो आप बैलेंस शीट में क्या करोगे, बैलेंस शीट में आपने करना है मशीनरी अकाउंट 9,90,000 प्लस वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी 10,000। आपका टोटल फिगर निकल के आ गया 10 लाख। क्लियर। अगर ऐसा कोई एसेट आ जाता है आपको एडजस्टमेंट में कि वो वेजेस वगैरह ट्रांसफर करने हैं मशीनरी पे, तो उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने को बोला है, तो आपने टोटल वैल्यू जो निकाली है आफ्टर एडजस्टमेंट उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। मीन्स सपोज इसी केस में अगर आपको बोला 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन मशीनरी, तो आपने मशीनरी 9,90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, 10 लाख पे चार्ज करनी है। ओके, कॉस्ट इंक्रीज कर दी है हमने। अब आपको ऐसे गुड्स की भी आ सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग, जहां आपको यहां पर हो सकता है कि आप बना बिल्डिंग रहे हो उसकी लेकिन वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चल गया, खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, लेकिन बनाई हमने बिल्डिंग है, एक्सटेंशन बिल्डिंग की है, तो हम पी एंड एल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस से खर्चे को माइनस करके बैलेंस शीट में ऐड करेंगे बिल्डिंग में। ओके, नेक्स्ट 23rd एडजस्टमेंट आपको आ सकती है, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मींस गुड्स बेच दी, डिस्पैच भी कर दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन रिकॉर्ड में चढ़ा ही नहीं सेल बिल। तो इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है आपका, आपने क्या करना है, सेल में ऐड करना है, इसको सेल इंक्रीज करनी है और नीचे डेटर में ऐड करना है बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट है 24th आपकी, गुड्स परचेज एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के लिए ओमिट हो गए हैं, स्टॉक में इंक्लूड है, गुड्स परचेज कर ली है, स्टॉक हमने इंक्रीज कर लिया लेकिन परचेज इंक्रीज नहीं कर पाए। तो इस केस में आपने क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मीन परचेज भी इंक्रीज कर देनी है और क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी इंक्रीज कर देने हैं। ओके,
जितना भी अमाउंट आपको दिया हो वो ऐड करना है परचेजेस में और ऐड करना है क्रेडिटर में। एक सिंपल सी एडजस्टमेंट आपको 25th जे भी दी हो सकती है, डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल था हमारे पास कोई, वो डिसऑनर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री आप डालोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, जो आपने बिल एक्सचेंज में चैप्टर में की हुई है डिसऑनर की एंट्री वही है। अब क्या हो रहा है, बीआर कम हो रहा है और डेटर फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप डेटर में इसको ऐड करोगे और बीआर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको। बीआर जितना भी आपके पास हो, सपोज बीआर 20,000 था आपके पास और 10,000 का डिसऑनर बोला है नीचे, तो 10,000 सब्ट्रैक्ट करके आप 10,000 का बीआर बैलेंस रख लोगे और 10,000 सन्डे डेटर में ऐड कर दोगे और उसको इंक्रीज कर दोगे। क्लियर, ट्रीटमेंट ओनली बैलेंस शीट में हो जाएगा। अब एक बात का ख्याल रखना, अगर ये एडजस्टमेंट आपको प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट के साथ भी आती है तो पहले आपने बीआर ऐड करना है, फिर प्रोविजन कैलकुलेट करनी है संडे डेटर पर। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ संडे डेटर पर प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 26th, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर ऑन रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है कि हम सेल करते हैं गुड्स हमारी, तो अप्रूवल बेसिस पे करते हैं कि अगर तो जो हमारा कस्टमर है उसको गुड्स अगर जो है उसके पसंद आ गई, उसने रख ली, तो वो हमारी क्या होगी, सेल हो जाएगी। तो अगर कस्टमर ने हमारी गुड्स लाइक नहीं की और हमें गुड्स वापस भेजी तो हम उसको सेल रिटर्न ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, आपकी कोई रिस्पांस नहीं आया, कस्टमर से अप्रूवल नहीं आई या रिटर्न भी नहीं आई, तो आप क्या करोगे, इसको रिटर्न ही ट्रीट करोगे। आप सेल कम कर लोगे और डेटर का अमाउंट भी कम कर लोगे और गुड्स की वैल्यू में स्टॉक को ऐड करोगे। स्टॉक में गुड्स की वैल्यू जितनी कॉस्ट प्राइस है गुड्स का वो ऐड करना है, सेल प्राइस नहीं ऐड करना। ओके, इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट में सेल हमने वापस कर ली और डेटर से भी सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसके 4 ट्रीटमेंट होने वाले हैं, 4 जगह आपको इसका ट्रीटमेंट दिखेगा। सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा। सेल जो है उसमें आपको लेस करना है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस लिख के लेस करके अमाउंट डाल दो। उसके बाद स्टॉक में आपको ऐड करना है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कॉस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। ये स्टॉक में आपने ऐड करके स्टॉक इंक्रीज कर लेना है। याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ट्रीटमेंट होंगे, एक तो सेल वैल्यू लेस होगी सेल से और कॉस्ट वैल्यू ऐड होगी स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में। दोनों ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड होने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो एज इट इज आ जाएगा, जो हमने इंक्रीज किया है, जितना इंक्रीज करके लिखा है वो बैलेंस शीट में इंक्रीज ही आएगा, मींस वो बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट हो गया एक हिसाब से। ओके, उसके बाद हम लेस कर देंगे डेटर से सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स, जितनी भी हो वो डेटर भी हमने कम कर लेने उस अमाउंट से। ठीक है, याद रखना 4 जगह इसका ट्रीटमेंट होना है। पहला होगा सेल में, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा होगा स्टॉक में, उसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक में। तीसरा ट्रीटमेंट होगा एसेट साइड बैलेंस शीट में, डेटर से सब्ट्रैक्ट करना है अमाउंट को, जितनी भी नेट सेल प्राइस है वो, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अपडेटेड डालना है, मीन जितना क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है बुक्स में उसमें ऐड करके बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना है। ओके, और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास 27 ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ट्रांसफर टू रिजर्व अगर आपको वर्ड आ जाता है आपकी एडजस्टमेंट में तो ये P&L की आइटम नहीं है, P&L में नहीं जाने वाली। ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है, मींस नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। नेट प्रॉफिट को कहाँ कहाँ रखना है आपने। ओके, P&L का बैलेंस आया मींस नेट प्रॉफिट आया, उसको आप P&L एप्रोप्रिएट में ट्रांसफर करोगे। क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट का जैसे हमने जीपी ट्रांसफर किया वैसे एनपी ट्रांसफर करोगे, और डेबिट साइड में आप P&L एप्रोप्रिएट की लिखोगे टू जनरल रिजर्व या फिर स्पेसिफिक रिजर्व, जो भी उसने बोला है एडजस्टमेंट में। ओके, और उसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा हमारा रिजर्व। ओके, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व या फिर कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी मीन स्पेसिफिक रिजर्व भी हो, वो बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। ओके, 2 ट्रीटमेंट हो जाएंगे, एक P&L एप्रोप्रिएट में जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी की सारी एडजस्टमेंट मैंने कवर कर दी है जो आपको +2 के क्वेश्चंस में आने वाली हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस को देखें और आपको कभी भी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी वर्ड को आप में समझने में मुश्किल आ गई जो मैंने बोला है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जल्दी जल्दी आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने में आपकी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर कमेंट थैंक्स का ही कर दीजिए, और वीडियो को तो लाइक करना भूलिएगा मत, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।